हेलो दोस्तों। तो जैसे आप लोग ने थंबनेल देखा होगा कि हम थंबनेल में बात की थी साइंस और सोशल साइंस के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके। तो रोज़ हम लोग सुबह 7 बजे साइंस सोशल साइंस का प्रैक्टिस मारेंगे। तो सबसे पहले आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन है कूलाम, जूल, एम्पेयर, वोल्ट। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बोल्ट। तो बोल्ट है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवांतरों को अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को बोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। जिसका ऐसा इकाई की बात करें तो बोल्ट होगा। इसे बी से व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत विभवांतर का सही मात्रक बोल्ट। फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे तरल होती है। तो इसका ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम का मुख्य समूह का तत्व है। सामान्यतः केवल यही एक अधातु द्रव्य है में रहती है जिसके दो अस्थिर समस्थानिक जिसका दो आइसोटोप है। जिसका द्रव्यमान संख्या बताए तो 79 और 81 यानी कि 79 और 81 है। फिर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में इकाई सतह के क्षेत्रफल के लंबवतः लगने वाली बल को निम्नलिखित में से परिभाषित करें। तो इसका ऑप्शन है सतह तनाव, बल आघूर्ण, दाब और श्यानता। इसके आंसर होगा दाब। इसके बारे में कुछ जाने पॉइंट। तो किसी तरल के इकाई के क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। जिसका ऐसा मात्रक पास्कल है जिसे पीए से सूचित किया जाता है। पास्कल के बराबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो नेक्स्ट में निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो ऑप्शन है CaSO4, CO3, CaO, MgSO4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaCO3। इसके बारे में कुछ जाने तो चूना पत्थर को प्राथमिक तौर पर कैल्सियलाइट कहा जाता है। और यद्यपि इसे चूना पत्थर में MgCO3 भी कम मात्रा में उपस्थित होता है जो कठोर कैल्शियम को चट्टान बना देता है। हम लोग नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों को टिमटिमाने तारों को टिमटिमाना तारों को रोशनी को वायुमंडल खाली स्थान के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन है अपवर्तन, वर्ग विक्षेपण, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो तारों को टिमटिमाना वायुमंडल के तारों की रोशनी को अपवर्तन के कारण ही वायुमंडल में तारे टमटमाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है वो चूज करना है। इस पॉइंट पर आप लोग जरूर ध्यान दें। एग्जाम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट के है या नहीं है इसमें कन्फ्यूजन है। तो पहला ऑप्शन है एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो एथेनॉल समस्थानिक का अल्कोहल होता है। थर्ड में बात करें एथेनॉल टीचर आयोडीन में इस्तेमाल होते हैं। एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। तो एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH कहते हैं जो जल में विलय हो जाता है। मतलब ये होता है इसमें नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि वो उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है जनित, गाल्वोमीटर, आमीटर, मीटर। तो इसका सही आंसर होगा जनित ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यानी जनित यानी कि जनरेटर जिसे कहते हैं का प्रयोग विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित में विद्युत ऊर्जा का यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट में कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में चल रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए तो यह अपनी आरंभिक अवस्था में ही रहेगी। यह तो पहला ऑप्शन है न्यूटन के घर्षण का नियम, दूसरा है न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम। इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जाने। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा से सामान्य वेग से गति कर रहा है तो उस विरामावस्था को सामान्य गति अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इस नियम को हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या सामान्य अवस्था में बनाए रखने के लिए जड़त्व कहते हैं और इस उपयुक्त में से जड़त्व के नियम भी कहते हैं। यानी कि
इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और जद के नियम भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन है श्वास नली, साइनस, एल्वियो और धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। इसके बारे में जाने तो मानव के शरीर में गुब्बारेनुमा संरचना है जिन्हें एल्युमिनियम कहा जाता है। श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए यह सतह पर कार्य करती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुनगुना एक नल है नस्ल है, क्या चीज़ का ये नस्ल है? तो ये पूछ रहा है किस चीज़ का नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर देखे तो यानी हाथी की है, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ये गाय की नस्ल है। इसके बारे में जाने तो पुनगुनोर गाय की एक नस्ल है जिसकी दूध उत्पादन की क्षमता 100 लीटर प्रतिदिन यानी कि 100 लीटर प्रतिदिन है। गाय का मूल्य 12 करोड़ है, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की देसी गाय है। अब यह विलुप्त होने जा रही है, यानी कि ये गाय की पर डे 100 लीटर दूध देती है। इसकी दाम 12 करोड़ रुपये है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में देसी गाय है। यह अब विलुप्त होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हैलोजन। हैलोजन के बाह्यतम कोष खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 8, 7, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, खाली स्थान के सदस्यता में हरी शैवाल कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है फ्यूओफाइसी, क्लोरोफाइसी, रेडियोफाइसी, बायोफाइट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफाइसी। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखे थे। क्लोरोफाइसी एक सदस्य में हरी शैवाल कहते हैं। क्लोरो नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान में कार्बन और हाइड्रोजन को उगाकर अंतरिक्ष यात्री में प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्रदान कर प्राप्त होती है। शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी या कवक अध्ययन कहते हैं, माइकोलॉजी तथा लाइकेन अध्ययन को लाइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ से भी 1, 2, 3 क्वेश्चन आप बन जाएगा, यानी कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी और लाइकेन के अध्ययन को लाइकोलॉजी। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं 63 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है, यानी कि कौन सा ऊष्मा का इकाई है? तो ऑप्शन है कैलोरीन, बीटीयू, जूल और फोन। तो इसका आंसर होगा फोन। इसके बारे में कुछ जाने तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसके लिए निम्न मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 बीटीयू बराबर है 252 कैलोरीन होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, यानी कि 64 में, तो 64 की बात करें तो इसकी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन है 1.2 और 7.4, 10.5 और 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10.5। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बनिक यौगिक को जिसके रासायनिक सूत्र MgOH2 है, इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसे दिखता है। इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े की पंख, बंदर की पंख। तो इसका सही आंसर होगा बंदर की हाथ, सॉरी दोस्तों, बंदर की हाथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बंदर के हाथ। इसके बारे में जाने कि जो अंग उत्पन्न और संरचना के समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं उसे समजात अंग कहते हैं, जैसे कि पक्षी के पंख तथा घोड़े की अग्रपाद, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, जो अंग समान कार्य करती है तथा देखने में भी समान है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे कीट की पंख, पक्षी, चमगादड़ आदि की देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप या विस्फोटक जैसे अवयवों को उत्पन्न प्रत्यादिश रंग खाली स्थान कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है उपपरिकेंद्र, यानी कि एपी सेंटर, भूकंप तरंग, ध्वनि तरंग और टेरोनोकोशिफ्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंपीय तरंग। इसके बारे में कुछ पॉइंट जाने तो भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक परतों और सतहों पर चलने वाले ऊर्जा की तरंगों मात्रा है, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े बड़े भूखलन आदि को जो हिला देता है, मैग्मा के अंदर आता है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट में है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, गैलेना, सिलिका और चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा आपको गैलेना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और डिहाइड्रेट सिलिकॉन जेल जैसे मिलाया जाता है, जो दांतों को लगे अवांछित तत्वों को हटाने में काम आता है। इसके अलावा इसमें फ्लोराइडिंग होते हैं, जो दांतों के इनेमेल को मजबूत बनाती है और दांतों को टूटने से बचाती है। टूथपेस्ट में ग्लिसरॉल और प्रोलीन भी होते हैं, जो टूथपेस्ट को सूखने से बचाता है। इसके अलावा इसमें स्वीटनेस होते हैं, इसे खास स्वाद होता है जिसे सोडियम लोरेंस सल्फेट मिलाया जाता है, जिसका वजह से टूथपेस्ट झाग देता है। इसके बारे में इतना पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा बीमारी का परजीवी कारण होती है। तो ऑप्शन है निमोनिया, मलेरिया, घेघा और प्लेग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा मलेरिया। इसके बारे में कुछ पॉइंट जाने, जैसे परजीवी से होने वाले कुछ रोग इस प्रकार है, जैसे पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, पारिया आदि। ये सब परजीवी से होने वाले रोग है। जैसे जीवाणु से होने वाले रोग हम देखें तो जीवाणु से होने वाले रोग है टेटनस, हैजा, टाइफाइड, काली खांसी, प्लेग, डिप्थिरिया। विषाणु से होने वाले रोग की बात करें हम लोग तो इससे होने वाले कुछ रोग इस प्रकार जैसे एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लूएंजा और चेचक, छोटी माता। ये सब इसकी व्याख्या है। तो व्याख्या पे आप ध्यान दें, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यानी कि नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट में है यानी कि दर्ब और दर्ब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद किस विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही, जैसे आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल, द्रव्यमान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्षेत्रफल। अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिमंतर बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन गति वर्ग मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, यानी कि भारत के वायसराय कौन थे उस टाइम में। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एग्नेल 1, लॉर्ड एग्नेल 2, लॉर्ड कर्जन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखे तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कारण 1905 में किया गया था। इसका निर्माण की घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन की घोषणा को लॉर्ड हैडिंग के समय हुआ था, यानी कि उसका विभाजन दिल्ली दरबार जो लॉर्ड हैडिंग के समय लगा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो इसका ऑप्शन है पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्याय का सुधार और सती प्रथा पर रोक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि सती प्रथा पर रोक इसकी समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, यह लॉर्ड वेटिंग के समय में हुआ था। यानी कि महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाज की जागरूकता के लिए सती प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन हुआ था। उस समय भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से उन्हें 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पोकलनी धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खबरों के साथ इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि केरल। इसके बारे में कुछ पॉइंट डाले तो पोककालीन धान की खेती केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूला और अलपुझा जिले में होती है। इसकी खेती में किसान किसी भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करती है, जिसके कारण इसका विशेष स्वाद होता है। यह पूरी तरह जैविक खेती होती है, जो 2007 में भौगोलिक संकेत के लोगों को मिला था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों को प्रबंधों को स्वतंत्रता देती है। तो आर्टिकल 26, आर्टिकल अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 26। तो हम लोग अनुच्छेद 23 के बारे में जाने तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलम श्रम पे विरोध है। आर्टिकल 24 के बारे में जाने तो ये बालिकों को नियोजन प्रतिनिधि है। 26 के बारे में जाने तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है और 28 के बारे में शिक्षा संस्था और धार्मिक उपन्यासों के लिए निषेध करती है। नेक्स्ट हम लोग देखें यानी कि ट्यूनिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ये ट्यूनिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर विज्ञान एवं आई AI और ऑप्शन डी है कला।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान और एआई। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट अगर देखें तो यह पुरस्कार विश्व स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन को प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो नवंबर 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949 और जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 में। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो कैबिनेट मिशन का प्लान योजना की तरह संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए तो पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है गायन, लोक सेवा, खेल और साहित्य। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ये गायन से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय का ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, पुणे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मुंबई में सेबी है और सेबी का मुख्यालय मुंबई है। इससे पहले वो क्षेत्रीय कार्य कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी कार्य करती है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सेबी का अभी जो सीईओ है वो कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 88, यानी कि जल राशि को स्पेन फ्रांस दोनों ही साथ में तटीय क्षेत्र में बनाती है, वो है ऑप्शन है बोथनिया की खाड़ी, नॉर्वेजिया सागर, कैप्सियन सागर और बिस्के की सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्केन की खाड़ी। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखे तो बिस्केन की खाड़ी पूर्वोत्तर और आंध्र प्रदेश की खाड़ी है। यह फ्रांस और स्पेन के पश्चिमी छोर के कुछ भागों से सटी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखिए हिप्नोकेम किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी हिप्नोसेम किस ग्रह का चंद्रमा है। तो ऑप्शन है जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और शनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपच्यून। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि मिजोरम में। तो दोस्तों साइंस और सोशल साइंस से टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग इस सेट में देख लिए और इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 40 के 40 याद हो जाएंगे आपको। और बाकी किसी भी सेट की प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम होती है। तो ऑप्शन है आपकी समुद्री तरंग, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी और चौथा है भूस्खलन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए का समुद्री तरंग। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखिए तो पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्गत बल, दूसरे बाह्य गति बल, यानी कि एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक बल पृथ्वी की सतह पर आंतरिक भावों से उत्पन्न होती है। यह बल भूतल विषमताओं को सृजन करते हैं। इस बल को भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूस्खलन जैसे घटनाओं को आकाश में आगाज करती है। और दोस्तों साइंस से हम टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए, साइंस पोर्शन खराब हो गया और हम नेक्स्ट में बात करेंगे सोशल साइंस। अगर आप चाहते हैं कि इसका व्याख्या भी हम स्क्रीन पे लगाए तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्क्रीन पे इसकी व्याख्या भी डिस्प्ले पे लगा देंगे। अगर आप साइंस और सोशल साइंस के सिवा किसी और भी पोर्शन के चाहते हैं कंप्लीट करने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड कर लेंगे। चलिए हम सोशल साइंस के विषय को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन है रक्षा, रेलवे, अस्थायी शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थायी शासन। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए 3 सूची जारी की जाती है, यानी कि संघ सूची जिसमें टोटल 100 विषय पे चर्चा है। दूसरी होती है राज्य सूची जिसमें टोटल 61 विषय पे चर्चा है। और तीसरी होती है, यानी कि तीसरी के अंतर्गत आती है अस्थायी शासन, पुलिस, जन स्वास्थ्य आदि स्वास्थ्य व्यवस्था, जो टोटल 52 विषय पे बात चलती है। ये यहाँ से याद हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में यानी कि दीघा सोनपुर रेलवे सड़क पुल अवस्था में जयप्रकाश सेतु यानी कि जेपी सेतु गंगा नदी को जोड़ती है। इसकी लंबाई
इसकी लंबाई 4556 मीटर है। नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट में भारतीय संविधान के उद्देशिका और न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखन नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक, आर्थिक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, कानूनी। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को 3 प्रकार के न्याय है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता पर, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेखन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी याचिका को उल्लेखन नहीं है। तो इसमें उल्लेखन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं प्रतिच्छेद, परमादेश, अधिपेक्षा और व्यादेश। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यामादेश। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिका होती है, यानी कि बंदी प्रतिष्ठा, परमादेश, प्रतिनिष्ठा, उत्प्रेक्षता, अधिपेक्ष या शक्ति प्रदान की गई जो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को 226 के तरह न्यायालय कोर्ट, यानी कि कोई भी मामला है इससे जुड़ी कोई मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 की तरह अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 की तरह अपील कर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाचार पत्र रास्ता गुप्तार यानी सच बताने वाली यह संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म पे सुधारों से था। तो इसका ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारसी। इसके बारे में जाने तो यानी कि रास्ता गुप्तार यह सच बताने वाली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों एवं गुजराती भाषा को प्रकाश में होने वाले इस समाचार पत्र के संबंध मूलतः पारसी धर्म के सुधारे से था। हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं अरुण 3 यानी कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नेपाल में। यानी कि जल अरुण संबंधी परियोजना नेपाल के जनमुखी में स्थित है और इस योजना के अंतर्गत 70 मीटर ऊंचे गुरुत्वीय बांध जो भूमि पावर हाउस के साथ 11.74 किलोमीटर की हेड रेस के सुरंग नदी के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं भारत के खालिस्तान राज्यों में हॉर्न फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नागालैंड में। एक हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन नागालैंड के प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के मध्य होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 78 में निम्नलिखित में से कौन से मानव के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टमी मार्ग देता है, यानी कि अष्टमी मार्ग कौन दिया था समाज को सुधारक। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौतम बुद्ध। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं, यानी कि बुद्ध के द्वारा दुखों को मुक्ति हेतु अष्टमार्गी मार्ग का बात की गई थी जिससे पालन करने के उपरांत मनुष्य के भय दिशा नष्ट हो जाता है और इससे बिना प्राप्त हो जाता है। बुद्ध को मध्यम वर्ग के उपदेश दिया जाता है क्योंकि बुद्ध धर्म को ईश्वर को और आत्मा को परिणाम नहीं है परंतु पुनर्जन्म भी मानता था। तो 78 देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया, यानी कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया था। ऑप्शन है पटना, लाहौर, दिल्ली और कराची। तो इसके सही ऑप्शन होगा कराची। और इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय अधिकार के प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकार को ट्रस्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तैयार किया था, यानी कि इसकी ड्राफ्ट जो पंडित